नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपना चौथा बजट पेश कर दिया। बजट में कई नई घोषणाएं कर दी गई। खासतौर पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो गई, मजदूर न्याय योजना की राशि में वृद्धि हो गई, पीएससी और व्यापम जैसी परीक्षाओं में छात्रों को अब परीक्षा फीस नहीं देनी होगी। उधर विधायक निधि को दोगुना कर दिया गया तो सीएम ने 6 नई तहसीलें बनाने का ऐलान भी कर दिया। कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के बाद से पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में जश्न है। उधर बीजेपी पूरे बजट को बिना विजन और निराशाजनक बता रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के क्या है दिल की बात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। सीएम भूपेश बघेल ने आज बजट पेश कर दिया। बजट पेश करने के बाद उन्होंने क्या कहा और क्या कहा है विपक्ष ने, दोनों बयान सुनिए। यही है कि आम जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, उस सब के जेब में पैसा जाए। और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो बना रहे हैं, गांधी जी के जो ग्राम स्वराज सपना है उसे साकार करें। पेंशन पर उसके बाद ही दी है। पेंशन भी कर्मचारी लोग पेंशन मांग रहे थे, वकील लोग जो सरकारी वकील है उनका पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकार भी वृद्धि की गई है और उनको मानदेय भी वृद्धि किया गया है। विधायकों के भी 2 करोड़ के बढ़ा के 4 करोड़ किया गया है। ये बजट जो है वो समावेशी विकास के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है। बजट स्पष्ट है कि विशुद्ध खानापूर्ति की गई है, ना कोई नयापन है, ना इस बजट में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, मजदूर के लिए, किसानों के लिए कोई नई योजना को लेके आने वाला योजना है। इस बजट का सबसे निराशाजनक पहलू तो यही है कि छत्तीसगढ़ अंधेरे युग की ओर जा रहा है। डेवलपमेंट के सारे काम रुक रहे हैं, न कोई नए सड़क, नए पुल के निर्माण, नए विकास, नई कल्पना को लेकर कोई काम किया, कोई योजना नहीं। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सीएम भूपेश बघेल का खुला पिटारा, 2023 चुनाव की तैयारी का नजारा, क्या ये उसी का रिफ्लेक्शन है? पुरानी पेंशन योजना की होगी बहाली, कर्मचारियों ने मनाई होली दिवाली, छात्र किसान मजदूर के लिए सौगात, बीजेपी बोली बिना विजन के कैसे बनेगी बात, छत्तीसगढ़ का बजट कितना दिलदार, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, क्या दिलदार है ये बजट? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े चेहरे रहे हैं और आज उन्होंने भी नाखुशी जाहिर की है। बृजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सर। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के राजेंद्र तिवारी जी हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बृजमोहन जी, देखिए पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया, विधायकों के, जिसमें आपके विधायक भी हैं, सभी विधायक हैं, उनकी जो विधायक निधि उसे डबल कर दिया, वकीलों का फायदा हो गया, पंचायत कर्मियों का फायदा हो गया, फिर क्यों नहीं है बीजेपी खुश सर इस बजट से? देखिए शंकर जी, बजट वो होता है जिस बजट में कुछ सोच हो, जिस बजट में प्रदेश के पीढ़ियों की चिंता हो जी। और ये बजट तो इतना निराशाजनक है कि इस बजट में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवान 10 लाख बेरोजगारों को प्रति वर्ष 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बारे में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम विधवाओं को, परित्यक्ता को, 75 साल से ऊपर के उम्र को 1000 और 1500 रुपए हम वृद्धावस्था पेंशन देंगे। उसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों से विकास रुका हुआ है, सड़कें नहीं बन रही है, कहीं पर पीने के पानी के नई योजनाएं नहीं आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास, 18 लाख परिवारों के प्रधानमंत्री आवास का काम रुक गया है क्योंकि राज्य सरकार के पास में पैसे नहीं है अपना शेयर देने के लिए। 18 लाख लोगों के सर से छत छीनने वाली ये सरकार है। प्रधानमंत्री नल जल योजना 48 लाख घरों में लगनी है। मेरे कल के प्रश्न में सरकार ने जवाब दिया कि 18% घरों में लगी है, 2023 तक पूरा होना है। आज स्वास्थ्य की सेवाओं में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। आज छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां पर कि
मरीजों की बाईपास सर्जरी हो सके। पिछले 4 साल से बाईपास सर्जरी के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए जिन कर्मचारियों की जरूरत है उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज यहाँ का नौजवान यहाँ से पलायन कर कर और पूरे देश भर में और वो पढ़ने के लिए जाता है। तो नौजवानों के लिए हमारे जमाने में एक साल में 100 हायर सेकेंडरी स्कूल, 200 हाई स्कूल, 500 प्राइमरी स्कूल खुलती थी। इन्होंने 11 हाई स्कूल, 15 हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई नए कॉलेज की व्यवस्था नहीं, कोई टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था नहीं। तो सरकार का कोई विजन नहीं है। और जिस बात की इन्होंने घोषणा की है कि कर्मचारियों को ये पेंशन, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, यहाँ के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमको जो डीए है वो केंद्र सरकार के अनुसार मिलना चाहिए। 14% डीए केंद्र सरकार से आज भी कम है और उसको ये नहीं दे रहे हैं। पेंशन का लाभ वर्तमान में कर्मचारियों को नहीं मिलना है। आज से 25 साल बाद जो लोग रिटायर होंगे उनको मिलेगा। तो 25 साल किसने देखे? आज के हमको अगर चिंता करें तो आज लोगों के जेब में कोई पैसा नहीं जाने वाला है और खाली पुरानी जो योजनाएं हैं। और बजट भी अगर आप सप्लीमेंट्री बजट पिछले साल के 4 बजट को जोड़ लेंगे तो 1,10,000 करोड़ होता है और ये जो बजट है 1,04,000 करोड़ का है। तो पहले के बजट से गत वर्ष जितना इन्होंने खर्च बजट का अनुमान लगाया था उससे कम खर्च हुआ, उससे कम का ये बजट है। ठीक है सर। और इसलिए बजट निराशाजनक बजट है। ये ना नौजवानों के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना वनवासियों के लिए है। ये बजट सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है। आम जनता के लिए इस बजट में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं सीधे राजेंद्र जी। देखिए, मैंने तो खुद आपकी तरफ से कोशिश की थी कि बृजमोहन जी को मना सकूं, 4 पॉइंट भी गिना दिए थे कि अच्छा बजट हुआ है और उन्होंने आंकड़ों के साथ अपनी आपके तमाम बातों का, मेरी बातों का खंडन कर दिया जो दिन भर से आप सरकार कह रही थी। सर आप कैसे डिफेंड करेंगे? सर पेंशन की बात वो कह रहे हैं कि ये तो अभी 25 साल बाद मिलेगी, अभी वो डीए मांग रहे थे, आपने दिया नहीं। 10 लाख बेरोजगारी, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ते की बात थी, 2500 आपके घोषणा पत्र में था, नहीं दिया। विधवा पेंशन की बात आपने कही थी, नहीं दी। 18 लाख पीएम आवास योजना के मकान खाली रह गए, नहीं बन पा रहे हैं। बाईपास सरकारी किसी अस्पताल में हो नहीं पा रहा है। तो सर बहुत सारे पॉइंट तो बृजमोहन जी भी लेकर आए, कैसे देखेंगे आप? हाँ, बृजमोहन जी को लाना स्वाभाविक भी है। नमस्कार बृजमोहन जी, कैसे मिजाज हैं आपके? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, नमस्कार, कि बस बढ़िया है, 2 बात कही। एक तो ये है कि विजन नहीं है इस सरकार, नमस्कार। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये बजट निराशाजनक है जी। विजन किसको कहते हैं? विजन, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में विजन वो होता है जिसमें गरीबों की अनदेखी करके बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण किया जाए। अगर देखना है तो अब नए रायपुर में चले जाएं और वहां जाकर के देखें। एक्सप्रेस हाईवे बने जिसको दोबारा बनाना पड़ा, खोद करके फिर से जिस तरह का उसमें मलमा डाला गया, जिस तरह से स्काई वॉक बना, इनकी दृष्टिकोण में ये विजन है। भूपेश बघेल जी की दृष्टिकोण में विजन बिल्कुल दूसरा है। उनका यह मानना है कि गांव का विकास होना चाहिए, आदिवासियों का विकास होना चाहिए। और मैं अभिलाष जी बड़ी गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस बात को उद्धृत करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं, ये सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्तम बजट है। उसका कारण है, मैं उसकी व्याख्या भी करना चाहूंगा कि ये बजट मूल रूप से गांव के लिए है, मूल रूप से किसानों के लिए है, मूल रूप से मजदूरों के लिए है, मूल रूप से गरीब लोगों के लिए है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, अभी बृजमोहन जी प्रशस्ति गान कर रहे थे अपनी सरकार का। भाई साहब, आपके समय में किस तरह की हालत थी किसानों की वो हम जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आत्महत्या होती थी। और आज स्थिति ये है कि हम समर्थन मूल्य से 38% ज्यादा दे रहे हैं। केंद्र की सरकार तो समर्थन मूल्य तक नहीं दे पा रही है। और आपके समय में धान की खरीदी मात्र 57 लाख टन होती थी। आज इस साल का बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दिया कि 98 लाख धान की खरीदी हुई है। आपके समय में मात्र 12 लाख किसान बेचा करते थे धान, जो इस वर्ष 9,77,000 बढ़ चुके हैं।
और उसका परिणाम यह हुआ कि गांव में किसान समृद्ध हुए हैं। हमारे यहाँ 3,55,000 मजदूर ऐसे हैं जिनके पास कृषि नहीं है। उनके लिए एक नई योजना लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि उनको 7,000 रुपए साल का दिया जाएगा। हालत यह है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगारी की बात कही, बेरोजगारी की बात कही, इन्होंने घोषणा पत्र की बात कही। मैं चुनौती देता हूं कि आप निकाल करके हर पार्टी का घोषणा पत्र देख लीजिए कि किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के कितने बिंदुओं को पूरा किया है। हमारे यहां हमने 36 बिंदुओं को उठाया था, जिसमें से 26 के लगभग हम पूरा कर चुके हैं। कुछ हमारे बिंदु हैं, 2 साल का समय हमारे पास, हम उसको भी पूरा करेंगे। रोजगारी की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ना बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया था ना कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और यहां पर तो मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने की एक योजना बनाई है। और उसी श्रृंखला में 11,664 हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें राजीव युवा क्लब के नाम से 75 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा गया है। 1 लाख रुपए प्रत्येक क्लब को दिया जाएगा ताकि युवक अपने रोजगार को हासिल करने की दिशा में प्रयास कर सके। यह हालत है कि आपके समय में वनोपज की खरीदी कितनी होती थी? मात्र 7 वनोपज की खरीदी होती थी। ठीक है, आज 63 वनोपज की खरीदी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। अगर वनोपज की खरीदी का आंकड़ा निकाला जाए तो 75% अकेले लेकिन राजेंद्र जी, मुझे सरकारी अस्पतालों के है, राजेंद्र जी, मुझे स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। राजेंद्र जी, मुझे सरकारी अस्पताल में छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य के सरकारी अस्पताल में, क्या रायपुर में भी सच में ये सही कह रहे हैं कि एक बाईपास नहीं हो सकता? ये बात सही है क्या? अगर है तो मैं बड़ा आश्चर्य है मुझे इस बात का, और दुख भी है। बिल्कुल हो सकता है, और मुझको ये समझ में नहीं आता। मैं तो अभिलाष जी आए दिन इस बात को पढ़ता हूं। बृजमोहन जी की नजर अनदेखी कैसे रह गई है? हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी के उंगली में गिने जा चुकने वाले जो कुछ समझदार नेता हैं उनमें बृजमोहन जी की गणना करता हूं। इसलिए मैं उनसे ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि वो रायपुर के मेकाहारा के बारे में ना बोले। हमारे यहाँ आए दिन अखबार में ऐसी जटिल सर्जरी हो रही है मेकाहारा में, जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है, मुश्किल ये है कि अगर आपको आलोचना करना है, आप उसको निराशाजनक बात कह रहे हैं। तो निराशा किसको कहते हैं? किसानों को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, मैं आता हूं सर। निराशाजनक है। रोजगार देने की बहुत अच्छे से राजेंद्र तिवारी जी ने ये कहा। ठीक है राजेंद्र जी, आपका पॉइंट लेता हूं मैं। राजेंद्र जी, आपका पॉइंट बृजमोहन जी से लेता हूं। बृजमोहन जी, देखिए, साफ तौर पर कहा कि शुरू से सीएम भूपेश बघेल गांव की तरफ देख रहे थे। गोधन न्याय योजना हो, किसानों को ज्यादा पैसा देना हो, गौठानों को बनाना हो, और उसके विकास उनके फोकस में था। और उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि शहर का विकास और भ्रष्टाचार आपके फोकस में था, इस तरह की बात कर गए वो। और एक चीज और मध्य प्रदेश में मुझे देखने को मिली है कि वहां पर ग्रामीण विकास का जो बजट है आज, वो भी पेश हुआ। 74% की वृद्धि हुई है सर। और आपको यह भी याद दिला दूं कि उसमें शहरी विकास में 1% की कमी आई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सभी उस मॉडल की तरफ चल पड़े हैं क्या, छत्तीसगढ़ मॉडल की तरफ सर? और गांव का विकास प्राथमिकता में अब आ रहा है, जैसे कि कांग्रेस कहती है। अभिलाष जी, राजेंद्र जी बहुत विद्वान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु आम जनता के लिए सरकार ने इस बार के बजट में कौन से नए काम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चालू किए हैं, जरा वो मुझे बता दें। पिछले 3 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किसान सड़क पर नहीं चलता है? क्या किसान स्कूल में नहीं पढ़ता है? क्या किसान कॉलेज में नहीं पढ़ता है? क्या किसान इलाज नहीं करवाता है? जितने भी काम होते हैं वो किसान के लिए, आम आदमी के लिए होते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में जितना पैसा विज्ञापन में खर्च कर दिया गया, उतने का गोबर नहीं खरीदा गया। जितना पैसा विज्ञापन में खर्च कर दिया गया, उतने लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। मेरे कल के प्रश्न में विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रमुख रूप से हमने 36 घोषणाएं की थी, 36 में से 17 पूरी हुई हैं, 19 घोषणाएं अभी पूरी नहीं हुई है। ये कल मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है। कल के मेरे प्रश्न में पता है क्या नल का पानी प्रधानमंत्री जी दिल्ली से 48 लाख घरों में नल लगनी चाहिए, पेयजल मिलना चाहिए। 48 लाख में से पूरे देश में 30वें नंबर पर कोई है तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर सिर्फ 18% प्रगति है।
तो ये क्या गरीबों के और किसानों के घर में, गांव वाले को घरों में नहीं लगेगी? आज मैंने जब बाईपास की बात की, आज हार्ट का ऑपरेशन होना सामान्य बात है, इंडिविजुअल कठिन सर्जरी हो सकती है, परंतु छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में किसी सरकारी अस्पताल में बाईपास सर्जरी नहीं हो और वहां पर ऑपरेशन थिएटर तैयार है। 3 साल से वहां पर कर्मचारियों की, अधिकारियों की स्वीकृति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी में क्या है ये राजेंद्र तिवारी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज जो विधायकों का 4 करोड़ रुपए किया गया, उसके पीछे भी ग्रामीण विकास के बजट को कम करने के लिए और विधायकों का 4 करोड़ किया गया, जिससे कि टीएस सिंहदेव जी जो है उनको ज्यादा पैसा अपने विभाग में खर्च करने के लिए नहीं मिले। ये ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में अगर हम देखेंगे तो टोटल मिलाकर 49 लाख किसान हैं। 49 लाख किसानों में से 22 लाख किसानों का धान खरीदा जा रहा है, बाकी 27 लाख किसान कहां जाएंगे? और राजेंद्र तिवारी जी को मैं ये जानकारी कि हमने अंतिम वर्ष में 2018-19 में 70 लाख टन चावल हमने धान खरीदा था और आज आप 90 लाख टन खरीदे 3 साल बाद। तो अगर किसान प्रगति कर रहा है, ये साल के साल बढ़ना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल का अगर 4 अनुपूरक बजट मिला लेंगे तो 1,10,000 करोड़ का बजट पिछले वर्ष का था। इस वर्ष का जो मुख्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो 1,04,000 करोड़ का प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि तो कटौती है और कहीं पर भी किसी भी विभाग के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हर विभाग का बजट जो है वो पहले से कम हुआ है। और अगर हम पूंजीगत व्यय, अगर अधोसंरचना के विकास में जो पैसा खर्च होना चाहिए, पिछले 3 सालों में अधोसंरचना के विकास में जितना बजट में पैसा रखा उसका 25% खर्च हुआ है। हमारा जो 84% पैसा है, 86% पैसा है वो खाली इस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो रहा है और 16% पैसा अधोसंरचना में खर्च होगा। तो कैसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा? बृजमोहन जी, एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, कर्ज को लेकर के भी आदिवासी बीजेपी कह रही है, कर्ज को लेकर आपका क्या कहना है? कर्ज क्या ज्यादा ले रही है सरकार? इसको लेकर के भी लगातार छत्तीसगढ़ देखिए छत्तीसगढ़ 15 सालों में हमने 36,000 करोड़ का कर्ज लिया, इन्होंने 3 साल में 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। आखिर ये क्या है? ये कर्ज लेकर घी पीने का काम ये कर रहे हैं। अभी तो आने वाले समय पर अब जनता इस बात को समझने लगी है कि खाली ये कोरे नारे देकर और जनता को भुलावे में रख रहे हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ अधोसंरचना के मामले में क्या सिंचाई किसान को नहीं चाहिए? क्या पंप के कनेक्शन किसान को नहीं चाहिए? राजेंद्र जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए बृजमोहन जी, आज से 3 साल पहले जी राजेंद्र जी इसके पास आता हूं सर आपके सवाल लेकर। वो बिजली थी वो यहाँ पर 24 आवर्स मिलती थी। अभी केंद्र सरकार ने जारी किया है कि अब पावर कट स्टेट में छत्तीसगढ़ आ गया है। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए 2-3 चीजें। एक तो ये कि आप अपनी नई योजनाएं तो लागू कर रहे हैं, लेकिन केंद्र जो राहत देती है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे पीएम नल जल योजना हो, 18% का टारगेट पूरा हुआ है सर उस राज्य में जहां पर किडनियां खराब हो जाती हैं लोगों की फ्लोराइड पानी पी करके। तो ये तो आपकी प्राथमिकताओं में रहना चाहिए सर। और वहां पर मैं देख रहा हूं कि इतनी बुरी स्थिति है। अगर बृजमोहन जी कह रहे हैं कि 2023 में 100% लोगों को मिलना था, प्राथमिकता में है जी। अभिलाष जी आपने जी हाँ, ये हमारे टारगेट में है। लोगों का इनके समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में 42% कुपोषण था, वो घट करके 26% आया है। आदिवासी इलाके में कुपोषण की ये स्थिति इनके समय में तो दुर्गति थी। इन्होंने 2-3 छोटी-छोटी बात कही, मैं भी आपको कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या जल जीवन मिशन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। मैं बृजमोहन जी की जानकारी में डालना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वो उस शब्द की सार्थकता करते थे। सार्थकता ऐसा कि 1 रुपए राज्य का नहीं लगता था, पूरा का पूरा पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र से आता था। ये जनाबे आली जब से आए हैं तो इन्होंने केंद्र का 30% से ले करके
50% योगदान राज्य का होना चाहिए, ये नियम किया है। 30% का योगदान राज्य की सरकार को देना है, बाकी का और नाम उसका प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस तरह की हर योजना जो केंद्र ने यहां पर लागू करने की बात कही है, नाम केंद्र सरकार का रहता है और उसमें राज्य का बड़ा भारी हिस्सा लेते हैं। राज्य की जो देनदारी है, जो देना चाहिए, हमारे यहाँ के मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ के इंडस्ट्री है, इनसे जो पैसा जाता है उसकी तुलना में रिटर्न का कितना होता है वो देखो तो बिल्कुल कम। कर्ज लेने की बात कही इन्होंने। अभिलाष जी, आपके प्रबुद्ध दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खैर बृजमोहन जी ने जो कहा, खैर उनका तो हम दोनों ने चश्मे पहने हैं ना, उन्होंने पहना है, मैंने भी पहना है, वो अपने नजरिए से देख रहे हैं। मेरा नजरिया बहुत साफ सुथरा है जो मैं बता रहा हूं आपको। 42,000 करोड़ का कर्ज था जब ये छोड़ करके हमको गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मैं आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, आजादी मिलने से लेकर के 2014 तक 53 लाख करोड़ का कर्ज था भारत के ऊपर, जो बढ़कर के 1,36,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये तो ऐसा है कि हमारे यहाँ की पूंजी बेचने के बाद भी वो कर्ज कम नहीं हो पा रहा है। वो एक कहावत है ना कि मां के गहने बेच करके मोबाइल खरीदने का काम किया है। तमाम यहां लाभ में रहने वाली संस्थाओं को, निगम को सब बेचने के बाद 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। खैर बहुत सी बातें हैं, तो कर्ज की बात आप बिल्कुल ना करें। देश को जिस तरह से आपने कर्ज में डुबाया है, और अभी यूक्रेन से युद्ध के बाद देखिए कि क्या हालत होने वाली है। राजेंद्र जी, आप मान रहे हैं ना कि केंद्र ने बाकी सारी चीजों, राजेंद्र जी आप मान रहे हैं कि केंद्र ने कर्ज में देश को डुबो दिया, और बृजमोहन जी मान रहे हैं कि प्रदेश को आपने कर्ज में डुबो दिया। तो पहली बार एक मुद्दे पर तो दोनों सहमत हैं, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस, कि दोनों मिलकर के कर्जदार बना रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की जनता हो या देश की जनता हो। नहीं, हमने डुबोया नहीं है। हाँ। और हमने अगर कर्ज लिया है तो किसानों के लिए लिया है, हमने कर्ज लिया है आदिवासियों के लिए कर्ज ये बात लिया तो वो भी कहते हैं सर, लेकिन हमें वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए सर आय के। कर्ज लेकर के अर्थव्यवस्था को दिखा देना अच्छा, बृजमोहन जी कितना खतरनाक है? अंतिम कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगा। 27% आय बढ़ी है, आज मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा। जी देखिए जी आज की स्थिति में कर्ज लेकर अगर विकास के कामों में वो लगाया जाए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाए, तो वो कर्ज लेने में बुराई नहीं है। परंतु छत्तीसगढ़ में तो तनख्वाह बांटने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नई राजधानी की जमीन को बैंक अपने कब्जे में ले लेता है, नीलाम के लिए निकालता है। हमारा हाउसिंग बोर्ड जो है वो 1,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में है। तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो स्थिति कर्ज लेकर घी पीने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में टेंडर होते हैं, टेंडर में जो लेन देन होना चाहिए वो हो जाता है, बाद में काम नहीं होता है क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन बृजमोहन जी, केंद्र ने जिस अनुपात में कर्ज लिया है उसके हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में कम है। तनख्वाह बांटने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए ना। केंद्र ने भी तो देखिए कर्ज लिया है, अनुपात में कम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल में हमने 36,000 करोड़ जी नहीं हमने छत्तीसगढ़ में 15 साल में 36,000 करोड़ लिया। हाँ। इन्होंने 3 साल में 51,000 करोड़ ले लिया। आखिर इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई? ठीक है, कहां गए पैसे? जब सड़क नहीं बन रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं बन रही है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है, लोगों के घरों में नल नहीं लग रही है, तो पैसे कहां जा रहे हैं? ठीक सर, ठीक है। राजेंद्र जी अंतिम 10 सेकंड में आपका कमेंट सर, 10 तो सेकंड का पैसे फाइनल जो है गलत काम कर अच्छा बृजमोहन जी, एक बार मुझे 10 में से इस बजट को कितने नंबर देते हैं आप सर? बहुत पैसे, एक मिनट राजेंद्र जी आपके पास आओ। बृजमोहन जी 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को सर आप? 10 में से ये थर्ड क्लास है, 3 नंबर में दूंगा। 3 नंबर? ये 10 में से 3 नंबर दूंगा। ये थर्ड क्लास बजट है। राजेंद्र जी और इस सीनियर बजट आदमी से हैं, देखिए जनता को बृजमोहन जी, और कोई उन्होंने उम्मीद फेल नहीं कर दिया आपकी सरकार को। बजट में क्या कहेंगे आप? कितने नंबर आप देना चाहते हैं? हाँ नहीं, वो उनका कहना स्वाभाविक है। उनके लिए तो ये इस तरह की बात, क्योंकि अभी ठेकेदार की बात की है ना, हम हाँ। गरीबों के बारे में सोचते हैं, आदिवासियों के बारे में सोचते हैं। 10 में से 10 अंक दिए जाने चाहिए इस बजट को। और मैं आपसे चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में 300 करोड़ का मुख्यमंत्री भवन और मंत्रियों के भवन 300 करोड़ के नई राजधानी में बनेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता डिसाइड करेगी कि ये वाकई में दिलदार बजट है या केवल दिखावे वाला बजट है। कुल मिलाकर के अभी तो देखने में बजट अच्छा दिख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर के जनता को कितना
फायदा मिलता है ये वक्त बता देगा, और सरकार ने क्या वाकई में जनता के साथ न्याय किया है ये जनता बता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी, राजेंद्र तिवारी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए आपका धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।